हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिशु साइंस एकेडमी, जहां पे आज हम सीटेट सीरीज को कंटिन्यू करते हुए अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। वो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, परमाणु एवं अणु। ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो 6 to 8 की एनसीईआरटी से नहीं है, क्योंकि आपको पता है आपका जो सीटेट का सिलेबस है साइंस का, वो मोस्टली 6 to 8 की एनसीईआरटी ही पूछी जाती है ना। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हैं जो 6 to 8 के एनसीईआरटी में नहीं है, जैसे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, बट इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दैट्स व्हाई ये टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। और 9th-10th के काफी सारे ऐसे टॉपिक हैं जो अब एग्जामिनर उसमें से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो सारी चीजें हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। और आज इस सीरीज का डे 22 है। आई होप इससे पहले 21 लेक्चर्स हो चुके हैं, वो आपने देखे होंगे। अगर अभी तक वो वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो वो वीडियोस भी आप जरूर विजिट करें। इसके अलावा हम प्रैक्टिस सेट डिस्कस करते हैं, प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट भी काफी हेल्पफुल रहेंगे आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए, जिसमें हम 30 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एज पर पेपर पैटर्न। 20 मार्क्स की आपकी थ्योरी पोर्शन होता है, 10 मार्क्स की पैडागोजी होती है। तो ये 30 क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ये सीरीज पे आप जरूर देखें, प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जामिनर पूछता है। और दूसरी बात यह है कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है ना। तो ये प्रैक्टिस सेट आप जरूर देखें। इसका लिंक दे दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप देख सकते हो। बाकी टॉपिक में हम किस तरह से डिस्कस करते हैं, पहले हम टॉपिक करते हैं, थ्योरी पोर्शन कवर करते हैं, उसके बाद उस पर्टिकुलर टॉपिक से जितने भी पीवाईक्यूज आए हुए हैं वो सारे हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा पैटर्न रहता है। और इसके अलावा ये जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, रिशु साइंस एकेडमी। इसका लिंक भी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। उसके अलावा आप मुझे मेल भी कर सकते हो इस मेल आई डी पे। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो सबसे पहले एटम्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि एटम्स हैं क्या, परमाणु हैं क्या एक्चुअली। एटम को आप कैसे डिफाइन करोगे? तो एटम क्या है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। की जो एटम है ना, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एलिमेंट का जो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझिए। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और वाटर बना दिया, है ना। हाइड्रोजन क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और क्या बना देता है? वाटर। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ? जो हाइड्रोजन था वो ब्रेक डाउन हो गया हाइड्रोजन में, H2 में। ऑक्सीजन क्या हुआ? ब्रेक डाउन हो गया O में, O2 ब्रेक डाउन हो गया ऑक्सीजन एटम में। एंड इन एटम्स ने क्या किया? रीअरेंज किया खुद को और क्या बना दिया? वाटर मॉलिक्यूल बना दिया। तो ये किससे बने? ये जो वाटर मॉलिक्यूल बना, ये किससे बना? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बना, ठीक है। तो we can say कि atom is the smallest particle of an element that takes part in a chemical reaction. उसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट है, it cannot exist independently. ये जो है अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, अकेले ये स्टेबल नहीं होते। दैट्स वाई ये क्या करते हैं? दूसरे एटम के साथ कंबाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन को हम ऐसे नहीं लिखते H, हम लिखते हैं H2। ऑक्सीजन को हम ऐसे नहीं लिखते ऑक्सीजन, उसको लिखते हैं O2। तो इस तरह से हम इनको लिखते हैं। नाइट्रोजन को N2, क्लोरीन को Cl2, क्योंकि ये अकेले एग्जिस्ट नहीं करते। एक्सेप्ट नोबल गैसेज, जो हमारी नोबल गैसेज है वो अकेले एग्जिस्ट करती हैं। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये क्या है? अकेले ही एग्जिस्ट करते हैं। हीलियम को हम ऐसे लिखते हैं हीलियम, लिथियम को Li, नियोन को Ne। तो इनको अकेले ही लिखते हैं क्योंकि ये जो है स्टेबल है अकेले भी। बट ये जो कुछ एटम्स हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह, ये क्या है? अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए इनको हम ऐसे नहीं लिखते नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, ठीक है। तो इट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, दैट्स वाई इनको ये क्या करते हैं? कंबाइन कर लेते हैं। ये अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, ये कंबाइन फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर? चलिए, ये दोनों ही स्टेटमेंट्स आपको समझ में आई होंगी। एटम क्या है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। सेकंड, इट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, अकेले स्टेबल नहीं होते, इसलिए दूसरे एटम के साथ कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं, ठीक है। तो परमाणु किसी तत्व का सबसे छोटा कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। सामान्यतः ये स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता, अक्रिय गैसों को छोड़कर। अक्रिय गैसें जो है स्वतंत्र रूप से पाई जाती हैं, ठीक है। एटम्स आपको समझ में आया होगा। अब एटम्स में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं? एटम्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, प्रोटॉन प्रेजेंट है, न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। इसी के ऊपर सारी कहानी बेस्ड है। और सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम किसने दिया था? डाल्टन जी ने दिया था। उन्होंने जो है स्ट्रक्चर एटम के बारे में काफी कुछ बताया था। उसके बाद इसके कुछ ड्रॉबैक थे जो कि कुछ और साइंटिस्ट आए थे नए, उन्होंने फिर धीरे धीरे डिस्कवरी हुई, धीरे धीरे चीजें जो है डेवलप हुई, धीरे धीरे उन्होंने मतलब हर चीज जो है
टाइम से मतलब किसी एक साइंटिस्ट ने कुछ दिया, कुछ थ्योरी दी, फिर उसके कुछ ड्रॉबैक निकले, फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट ने अपनी थ्योरी दी, फिर उसके भी कुछ ड्रॉबैक निकले। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे अभी आगे कि किन किन साइंटिस्ट ने क्या क्या योगदान दिया। उसके अलावा जो बेसिक चीजें हैं एटम्स में पढ़ने वाली वो क्या है, एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, प्रोटॉन प्रेजेंट है, न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है। आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछता है वो मोस्टली यहीं से ही पूछता है कि अगर मान लीजिए इसमें इतने प्रोटॉन हैं, इतने न्यूट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। अगर किसी एलिमेंट में इतने इलेक्ट्रॉन है, इतने प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन कितने होंगे। अगर इसका मास नंबर ये है तो एटॉमिक नंबर कितना होगा। मतलब इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अभी आगे क्वेश्चन देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो ये क्या है, एटम का स्ट्रक्चर है। ठीक है, मान लीजिए एक कार्बन एटम है, इसके बीच में 6 प्रोटॉन्स है, 6 न्यूट्रॉन्स है और ये 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज से प्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं, प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मॉलिक्यूल्स। अणु क्या है, तो मॉलिक्यूल कब बनते हैं, व्हेन 2 और मोर एटम कंबाइन केमिकली। जब 2 या 2 से ज्यादा एटम्स कंबाइन करते हैं तो क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल। जैसे 2 हाइड्रोजन एटम्स आपस में कंबाइन किए, क्या बन गया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। 2 ऑक्सीजन एटम आपस में कंबाइन किए, क्या बन गया, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम कंबाइन किया तो क्या बन गया, वाटर। कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। तो ये क्या है, मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या है, कैसे बनते हैं, व्हेन 2 और मोर एटम्स कंबाइन केमिकली, तो क्या होता है, मॉलिक्यूल्स बनते हैं। जब 2 या 2 से अधिक परमाणु रासायनिक बंध से जुड़ते हैं तो अणु बनता है। क्लियर, तो एटम्स क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है, आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है एटोमिसिटी। एटोमिसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल्स। किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को एटोमिसिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं हीलियम की बात करूं तो इसकी एटोमिसिटी कितनी है, 1, क्योंकि इसमें कितने एटम्स प्रेजेंट है, एक ही प्रेजेंट है। हाइड्रोजन में कितने एटम्स प्रेजेंट है, 2, तो इसकी एटोमिसिटी कितनी होगी, 2। ओजोन में कितने एटम प्रेजेंट है, 3, तो इसकी एटोमिसिटी कितनी होगी, 3। मतलब जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है किसी मॉलिक्यूल में उसी को उसकी एटॉमिसिटी कहा जाता है। जैसे सल्फर में कितने एटम्स प्रेजेंट है, 8, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी है, 8। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है, व्हाट इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमिन्ड बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन इट। एटॉमिक नंबर क्या है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वही उसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसी एलिमेंट में, प्रोटॉन्स किसी एलिमेंट में प्रेजेंट है वही क्या है उसका, वही उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई हमारे पास एलिमेंट है x। एटॉमिक नंबर हमेशा इस तरह से बेस पे लिखा जाएगा जिसको हम z से डिनोट करते हैं। ये क्या है, एटॉमिक नंबर, जिसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कहते हैं। मतलब एटॉमिक नंबर क्या है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उतना ही एटॉमिक नंबर होता है। और यहाँ ऊपर क्या लिखा जाता है, मास नंबर लिखा जाता है। मास नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू मास नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या है, प्रोटॉन्स, मास नंबर क्या है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। और ये क्या है, सिंबल है किसी भी एलिमेंट का। अगर किसी एलिमेंट पे कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल एटम है वो, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मान लीजिए कि कोई एटम है, जैसे मान लीजिए कोई एटम सी, मान लीजिए इसके ऊपर एक चार्ज है ना। अगर इसके ऊपर एक चार्ज है, ऑल्दो ये तो नॉन मेटल है, बट मान लीजिए कि, या फिर कार्बन को छोड़ के सोडियम में एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, सोडियम के ऊपर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है 1, मान लीजिए, तो इट मींस सोडियम ने कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया। तो सोडियम का वैसे तो एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है, बट अब जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, 1 इलेक्ट्रॉन मतलब जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब सोडियम में, अगर मान लीजिए सोडियम में कोई चार्ज नहीं है, तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 11, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 11 ही होंगे इसमें। बट अगर इस पे कोई चार्ज आ गया है, इट मींस 1 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया, तो अब इस केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो 11 ही होंगे, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है। ठीक है, तो जब कोई चार्ज नहीं होता है किसी एटम पे तो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर कोई चार्ज प्रेजेंट है तो जितना चार्ज प्रेजेंट है उसने मान लीजिए उतने इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो उसमें वो हम माइनस कर देंगे, उतने आ जाएंगे हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी आगे क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से चीजें समझ आ जाएंगी। मास नंबर क्या है, मास नंबर अभी बताया आपको, ये कोई एलिमेंट है,
यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिखते हैं जिसको जेड से डिनोट करते हैं, और यहाँ मास नंबर लिखते हैं। मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स क्या बन जाता है? मास नंबर। और नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्लियर? तो अब मास नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कंबाइन टू गिव अस द मास नंबर ऑफ एन एटम। एज बोथ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, दे आर टुगेदर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। मास, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है दोनों न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं किसी भी एटम के, तो कंबाइन करके इसको हम न्यूक्लियॉन्स भी कह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एन एटम ऑफ कार्बन है 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, द इट्स मास नंबर इज 12। इसका मास नंबर कितना है? 12 है। अब किसका कितना मास नंबर है उसका एक ट्रिक भी है, ट्रिक के थ्रू अभी बताऊंगी कि अगर आपसे मास नंबर पूछा गया है तो आप किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो। ये वही चीजें हैं जो भी मैंने आपको बताई कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है और मास नंबर क्या है, मतलब एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर क्या है। तो ये है मास नंबर जो ऊपर लिखा जाता है, एटॉमिक नंबर बेस पे लिखा जाता है। मास नंबर को ए से डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट करते हैं। एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मास नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। फॉर एग्जाम्पल, ये कार्बन का एग्जाम्पल लिया है, एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 है और मास नंबर कितना है? 12 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 12। मतलब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? आप 12 माइनस 6 करेंगे तो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे, मतलब इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी कितने हैं? 6 ही हैं। क्लियर? चलिए, तो ये है ये तो होगी एटॉमिक नंबर की बात। नेक्स्ट है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। सबसे पहले डाल्टन ने ही बताया था कि जो मैटर है इट इज मेड अप ऑफ टाइनी एटम्स, एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। उन्होंने कहा था कि परमाणु को नष्ट या उत्पन्न नहीं कर सकते। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल। एक ही तत्व के जो परमाणु है वो समान होते हैं और अलग अलग तत्वों के जो परमाणु हैं वो अलग होंगे। उसके अलावा एटम्स कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो, मतलब एटम्स कंबाइन करके सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन करेंगे, ऐसा नहीं है फ्रैक्शंस में नहीं कंबाइन करेंगे, होल नंबर रेशियो में कंबाइन करते हैं। नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। जो केमिकल रिएक्शन है उसमें एटम्स की रीअरेंजमेंट होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे वाटर और हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कंबाइन करके क्या बना रहे हैं? वाटर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, है ना। वाटर मॉलिक्यूल इन्होंने बना दिया, इसको इस तरह से आप बैलेंस कर सकते हो। तो इन्होंने क्या किया? वाटर मॉलिक्यूल बना दिया, बट जो एटम्स हैं वो सेम ही है, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं? नया सब्सटेंस बना रहे हैं जिसको हम कह रहे हैं वाटर। मतलब जो प्रॉपर्टी है वाटर की वो डिफरेंट हो जाएगी एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मतलब केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? एटम्स की रीअरेंजमेंट होती है, रीअरेंज करके नया सब्सटेंस बना देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोजन के नियम। तो दो लॉ हैं केमिकल कॉम्बिनेशन से जिसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। केमिकल कॉम्बिनेशन के दो लॉ कौन कौन से हैं? एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एक है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। द्रव्यमान ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। मतलब जितना आपके पास रिएक्टेंट होगा उतनी ही आपके पास प्रोडक्ट होगा। मान लीजिए आपके पास अभी ये आइस है सॉलिड फॉर्म में, ये 100 ग्राम आइस थी, तो जब ये वाटर में लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है तब भी इसका वेट जो है 100 ग्राम ही रहेगा। मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कह रहा है कि मास को आप डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं कर सकते, जितना इसका वेट है उतना ही वाटर का वेट रहेगा। ठीक है, जैसे 2 ग्राम हाइड्रोजन प्लस 16 ग्राम ऑक्सीजन को अगर हम मिक्स करेंगे तो हमारे पास जो वाटर बनेगा ना वो 18 ग्राम ही बनेगा। 16 प्लस 2 ऐसा नहीं कि 19 या 20 ग्राम बन जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसके अलावा सेकेंड लॉ क्या कहता है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहता है कि कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट्स इन सेम प्रोपोर्शन बाय मास। मतलब किसी भी चीज को आप मिक्स कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर है, तो वाटर हमेशा 1:8 में ही जुड़ता है। अब वो पानी चाहे नाले का हो, चाहे रिवर का हो, चाहे बारिश का हो, कोई भी पानी होगा वो हमेशा 1:8 में ही जुड़ के वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा। मतलब अगर आप सोचो कि नहीं 3:10 में वाटर बनाता हूँ तो दिस इज नॉट पॉसिबल। वाटर जो है हमेशा 1:8 में ही बनेगा। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्लियर? दोनों लॉ आपको क्लियर हुए होंगे। अब एटॉमिक मॉडल्स की बात कर लेते हैं। डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट एटॉमिक मॉडल दिए। सबसे पहले डाल्टन जी आए थे, उन्होंने एटॉमिक मॉडल को कहा सॉलिड स्फीयर मॉडल
का नाम दिया उनको एंड मतलब एटम को, और उन्होंने कहा कि एटम इज अ टाइनी इंडिविजिबल सॉलिड स्फीयर। उसके बाद जे थॉमसन आए, उन्होंने अपना मॉडल दिया, प्लम पुडिंग मॉडल। उन्होंने कहा कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे एटम में स्प्रेड है, और उसके बीच में जैसे रेजिन्स होती है ना पुडिंग में, इस तरह से रेजिन्स प्रेजेंट होती है, उसी तरह से यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे एटम में फैला हुआ है विद इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड लाइक रेजिन, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, जे थॉमसन ने कहा। रदरफोर्ड ने कहा एटम हैज अ टाइनी डेंस पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, कि एटम के पास न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन जो है उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। किसने कहा? रदरफोर्ड ने। नील बोहर आए, उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक फिक्स्ड एनर्जी पाथ में, फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं विदाउट लूजिंग एनर्जी। फिर श्रोडिंगर आए, उन्होंने क्वांटम मॉडल दिया एंड इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड, उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं, नॉट फिक्स्ड, उनका कोई फिक्स्ड पाथ नहीं होता। तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट अपनी थ्योरी दी। उसके अलावा जो मेन चीज आपको याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने इन 1897। प्रोटॉन्स की खोज किसने की? तो रदरफोर्ड ने 1917 में की थी। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की 1932 में। न्यूक्लियस की अर्नस्ट रदरफोर्ड ने। ये इंपॉर्टेंट है और ये आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, क्योंकि सारी कहानी इसी पे बेस्ड है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलके क्या बना रहे हैं? एटम बना रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास इज द रिलेटिव मास ऑफ एन एटम। व्हाई इट इज रिलेटिव मास? जब हम किसी चीज को किसी दूसरी चीज के साथ कंपेयर करते हैं ना, तो उसको कहते हैं रिलेटिव मास। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि 1 U जो है ना, इट इज इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन 12। मतलब एक U जो है वो 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम के बराबर है। मतलब मान लीजिए आपके पास कार्बन है, कार्बन के आपने 12 टुकड़े किए, तो 1 U जो है ना, इसके एक टुकड़े के बराबर होगा। ऐसा एटॉमिक मास में कहा गया है कि एटॉमिक मास इज द रिलेटिव मास ऑफ एन एटम। इसको कंपेयर करते हैं किससे? 1/12 ऑफ द कार्बन एटम। एंड न्यूमेरिकल वैल्यू अगर आपसे पूछ ली जाती है 1 U की वैल्यू कितनी, यही पूछी जाती है एग्जाम में, तो 1 U की वैल्यू होती है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, और अगर ग्राम में पूछी जाएगी तो 3 जीरो कम कर दोगे, -24 ग्राम। ठीक है, तो ये आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए क्योंकि वैल्यूज पूछ ली जाती है डायरेक्ट 1 मार्क्स में। अब एटॉमिक मास, किसका कितना एटॉमिक मास है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है। आपको पता होना चाहिए कि किसका एटॉमिक मास कितना है। पीछे मैंने आपको, एक मिनट, एटॉमिक मास नहीं, अभी नहीं बताया। एटॉमिक मास में किसका कितना एटॉमिक मास होना चाहिए, उसका एक ट्रिक बताती हूँ अभी। देखो बेसिकली हम क्या कहते हैं कि हम एक्चुअली एटॉमिक नंबर से हम कहते हैं एटॉमिक नंबर जितना है उससे डबल उसका एटॉमिक मास होगा। तो ऐसा नहीं है, हर केस में नहीं होता। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1, एटॉमिक मास 1 है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, एटॉमिक मास 4 है, डबल कर रहे हैं। कार्बन का 6 है, इसका एटॉमिक मास 12 है। नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर 7 है तो इसका 14 है। ऑक्सीजन का 8 है, इसका 16 है। यहाँ तक तो कहानी ठीक है, बट यहाँ देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और यहाँ पे जो एटॉमिक मास है वो कितना है? 23, जबकि यहाँ 22 होना चाहिए अगर हम डबल ही करते हैं एटॉमिक मास तो, बट ऐसा नहीं है। इसका एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है? देखो एटॉमिक मास अगर आपको पूछा जाए तो कैसे निकालोगे? अगर कोई नंबर इवन है, इवन नंबर में आप क्या करोगे? 2 इंटू एटॉमिक। फॉर एग्जाम्पल कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? 6 क्या है? इवन नंबर है, तो डायरेक्टली इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, वो आपका आ जाएगा एटॉमिक नंबर, वो आपका आ जाएगा एटॉमिक मास। ठीक है, 2 को आपने डायरेक्टली इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो 12 क्या आ गया एटॉमिक मास किसका? कार्बन का। ओड नंबर है, अगर मान लीजिए कोई ओड नंबर यहां से उठाओ, देखो मान लीजिए सोडियम को उठा लो, सोडियम को उठा लिया। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? 11। अब सोडियम क्या है? 11 क्या है? ओड नंबर। अब इस केस में, ओड नंबर के केस में आप क्या करोगे? 11 मल्टीप्लाई करोगे 2 से मल्टीप्लाई करके +1 कर देना है, तो कितना आ गया? 23। मतलब अगर इवन नंबर है, इवन नंबर का जो मास नंबर है कैसे निकालोगे? डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। बट ओड नंबर के केस में आप क्या करोगे? 2 से मल्टीप्लाई करके 1 करना है, +1 करेंगे तो वो आपका आ जाएगा एटॉमिक मास। सभी एटॉमिक मास आप इसी तरह से फाइंड आउट कर सकते हो। बस 4 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको आपको लर्न करने पड़ेंगे: हाइड्रोजन, बेरिलियम,
नाइट्रोजन और आर्गन, ये एक्सेप्शंस है। इसका एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर भी 1 है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है बट मास नंबर 9 है। नाइट्रोजन का 7 है बट 7 ओड नंबर है ना, तो ओड नंबर है तो इसका वैसे 15 होना चाहिए बट एटॉमिक मास इसका 14 है। आर्गन का 18 है और इसका एटॉमिक मास 40 है। ये 4 एक्सेप्शंस आप लर्न कर लेना, बाकी सभी केसेस में ये वाला ट्रिक काम करेगा। क्लियर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक मास हमने देख लिया किस तरह से हम निकाल सकते हैं, अब मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालोगे। और ये जो मॉलिक्यूलर मास है कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए होता है। कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, देखो दो तरह के कंपाउंड्स होते हैं, एक तो होता है कोवेलेंट कंपाउंड, एक होता है आयोनिक कंपाउंड। तो क्या डिफरेंस है आयोनिक और कोवेलेंट कंपाउंड में। जो कोवेलेंट कंपाउंड्स है ना वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है इनमें, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जो आयोनिक है उनमें क्या होता है, आयोनिक कंपाउंड्स में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, ट्रांसफर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट कंपाउंड के केस में होता है और आयोनिक कंपाउंड के केस में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं कैसे बनते हैं, यूजुअली फॉर्म्ड बिटवीन नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल आपस में मिक्स करेंगे, एनएम लिख देती हूँ, नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल मिक्स करके क्या बनाते हैं, कंपाउंड, जिसे हम कोवेलेंट कंपाउंड करते हैं। और ये क्या करते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, बेसिकली इसमें एक मेटल होता है और एक नॉन मेटल होता है, मेटल और नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन, नॉन मेटल दोनों में आपस में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेंगे, एक दूसरे को ट्रांसफर करेंगे, क्या बना देंगे, आयोनिक कंपाउंड्स। तो कोवेलेंट कंपाउंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आयोनिक कंपाउंड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी जो मॉलिक्यूलर मास है इट इज यूज्ड फॉर कोवेलेंट कंपाउंड। सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। कैसे निकालोगे आप मॉलिक्यूलर मास, जितने भी एटम्स हैं एक मॉलिक्यूल में इसको प्लस कर दोगे। जैसे मान लीजिए वाटर का, वाटर के केस में क्या है, हाइड्रोजन, और इसका एटॉमिक मास कितना है 1, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 16, 16 प्लस 2 कितना हो गया 18, 18 यू क्या हो गया इसका मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालना है, एटॉमिक मास को जितने भी मॉलिक्यूल मतलब हर एटम का एटॉमिक मास निकाल के उन दोनों को प्लस कर दो। कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, ऑक्सीजन का 16 होता है बट यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स है तो 2 इंटू 16 करके 32, और 32 प्लस 12 कितना होता है 44। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना है 44 है। तो इस तरह से आप एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास इजीली निकाल सकते हो, इजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट है फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर्मूला यूनिट मास आप किसका निकालोगे, आयोनिक कंपाउंड्स का निकालोगे। आयोनिक कंपाउंड्स अभी बताया क्या होते हैं, जहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जो आयोनिक कंपाउंड्स है उनका फॉर्मूला यूनिट मास निकालोगे। यूनिट मास भी सेम ऐसे निकालना है जैसे अभी आपने मॉलिक्यूलर मास निकाला। आपके पास मान लीजिए सोडियम क्लोराइड है, तो अब आप क्या करोगे, सोडियम का एटॉमिक मास और क्लोरीन का एटॉमिक मास, दोनों के एटॉमिक मास को प्लस कर दोगे, आपके पास जो कंपाउंड जो फॉर्मूला यूनिट मास है वो आ गया 58.5 यू। क्लियर? तो इसी तरह से जिंक ऑक्साइड का भी आप निकाल सकते हो। तो ये हो गया फॉर्मूला यूनिट मास। आपको ये पता होना चाहिए मॉलिक्यूलर मास जो है कोवेलेंट कंपाउंड्स का निकालते हैं, फॉर्मूला यूनिट मास आयोनिक कंपाउंड्स का निकालते हैं। नेक्स्ट है मोल कॉन्सेप्ट। तो 1 मोल की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, और इसी को एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं। तो कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि एवोगैड्रो नंबर का जो वैल्यू है वो कितनी है, तो दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। नेक्स्ट है मोलर मास। मोलर मास क्या है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास। एक मोल पदार्थ का द्रव्यमान को मोलर मास कहते हैं और इसके यूनिट क्या होते हैं, ग्राम पर मोल। जैसे वाटर है, जैसे अभी आपने मॉलिक्यूलर मास निकाला था ना, वही मॉलिक्यूलर मास है ये, बस इसमें ग्राम पर मोल जोड़ दोगे तो आपका बन गया मोलर मास। इसमें यूनिट्स जोड़ के बन जाएगा ये मोलर मास। ठीक है, हाइड्रोजन का कितना था, एटॉमिक मास 1 था, ऑक्सीजन का कितना था 16 था, तो ये कितना हो गया 18। और ये क्या है, हमसे मोलर मास पूछा है तो हम लगा देंगे साथ में ग्राम पर मोल, बन जाएगा हमारा मोलर मास। नेक्स्ट टॉपिक है वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है, संयोजकता क्या होती है। तो देखो यहाँ बता देती हूँ, वैलेंसी क्या है, इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। ये हमें ये बताता है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम लूज, गेन और शेयर। कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे, कितने गेन करने, कितने शेयर करने हैं, उसी को कहते हैं वैलेंसी। टू अचीव अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, संयोजकता किसी परमाणु की संयोजन करने की क्षमता होती है। ये बताती है कि कोई परमाणु स्टेबल बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन खोता है, पाता है या फिर साझा करता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ एग्जाम्पल समझिए,
मान लीजिए हमारे पास एक एलिमेंट है हाइड्रोजन, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा 1, वैलेंसी कितनी होगी 1 ही इसकी वैलेंसी है। अब आप बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी इन दोनों में कंफ्यूज हो सकते हो, क्या डिफरेंस है दोनों में, यहाँ देखिए। मान लीजिए हमारे पास है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसी तरह से लिखोगे ना 2 और 5, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन कब स्टेबल, कोई भी एलिमेंट कब स्टेबल होगा, जब उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम कहेंगे दिस एलिमेंट इज स्टेबल। बट यहाँ पे इस केस में आप देख रहे हो, नाइट्रोजन के केस में आप देखोगे अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, इनर शेल में 2 है और आउटर शेल में कितने हैं 5 हैं। ठीक है, आउटर शेल में कितने हैं 5 है, बट इसको स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए 1 2 3 4 3 4 5। इसको स्टेबल होने के लिए और कितने चाहिए 3 और चाहिए, तो ये 8 हो जाएंगे। तो अब ये क्या करेगा 3 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन तो देगा नहीं किसी को, 3 इलेक्ट्रॉन किसी से उधार ले लेगा। तो ये जो इसने 3 इलेक्ट्रॉन लिए है इसी को कहते हैं वैलेंसी। कोई एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है या दे रहा है स्टेबल होने के लिए, उसी को वैलेंसी कहते हैं। और बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स है उसी को बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन के केस में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 5 ना, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 5, बैलेंसी कितनी होगी 3। दोनों ही चीजें डिफरेंट है। वैलेंसी है कितने इलेक्ट्रॉन लेगा कोई या देगा, उसी को कह रहे हैं बैलेंसी। बैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है उसको कहते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट ऑक्सीजन का एग्जांपल देखिए। ऑक्सीजन की का एटॉमिक नंबर है 8, तो आपने इनर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए और आउटर मोस्ट शेल में आपने 6 इलेक्ट्रॉन बना दिए, 2 3 4 5 6। स्टेबल होने के लिए इसको कितने चाहिए 8, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से गेन करेगा, किसी से लेगा। तो अब इसकी वैलेंसी कितनी है 2, इसने इलेक्ट्रॉन 2 लिए, तो ये क्या है इसकी वैलेंसी। और इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास 6 हैं इसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। तो ये हो गया हमारा कि किस तरह से मतलब बैलेंस वैलेंसी और बैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या डिफरेंस है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो वैलेंसी क्या है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। आई होप आपके समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला आप तभी बना पाओगे जब आपको बैलेंसी या और बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता है, मतलब वैलेंसी के बारे में मोस्टली पता है। देखो मान लीजिए हमारे पास कोई कंपाउंड है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड है। अब आप क्या करोगे, एक साइड आपने C लिख दिया, एक साइड आपने Cl लिख दिया, दोनों को सेपरेट सेपरेट लिख दिया, एलिमेंट को सेपरेट कर दिया। यहाँ आपने एलिमेंट लिखोगे, नीचे आप वैलेंसी लिखोगे। कार्बन की वैलेंसी कितनी है 1, क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है, सॉरी कार्बन की वैलेंसी 4 है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 है। वैलेंसी अभी बताया कैसे फाइंड आउट करना है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू बना के भी देख सकते हो कि कितने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है या ले रहा है, वही होती है उसकी वैलेंसी। फिर ये करके आपने इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो फिर आप इसको किस तरह से लिखोगे फॉर्मूला को CCl4। उसी तरह वाटर के साथ भी है, आपने एक साइड हाइड्रोजन लिख दिया, एक साइड ऑक्सीजन लिख दिया। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए H2O, ये बन गया हमारा फॉर्मूला किसका वाटर का। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सिंबल्स लिखेंगे। हमने सिंबल लिख दिए, फिर हमने वैलेंसी लिख दी, फिर हमने उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और फिर उसके बाद हमारा जो प्रोडक्ट है वो बन के तैयार हो गया। प्रोडक्ट मतलब केमिकल फॉर्मूला हमारा बन गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आइसोटोप्स एंड आइसोबार। अच्छा एक बात और बताऊं आपको, एक मिनट, यहाँ पे हमने ये 4th पॉइंट है, इसमें लिखा है रिड्यूस इफ पॉसिबल। इस लाइन का क्या मतलब है रिड्यूस इफ पॉसिबल, तो इसका एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लीजिए आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम के ऊपर स्थित से 2 आयंस हैं, ऑक्साइड के ऊपर स्थित से 2 नेगेटिव आयंस हैं। अब आपको फॉर्मूला बनाना है, तो आप क्या करोगे, इसके पास भी 2 चार्जेस है, इसके पास भी 2, मतलब इसके पास 2 पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास 2 नेगेटिव चार्ज हैं। तो जब सेम चार्ज है तो इसको आप रिड्यूस कर सकते हो। इसको आप सीधा ऐसे भी लिख सकते हो, कैल्शियम ऑक्साइड को 2 को 2 से कैंसिल कर सकते हो। इसका ये मतलब है कि रिड्यूस कर सकते हैं अगर पॉसिबल है तो। जैसे एक और एग्जांपल देती हूँ आपको, मान लीजिए एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ इस केस में हम इसको रिड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि इसके पास 3 चार्जेस हैं, इसके पास 2 चार्जेस हैं। तो इसको हमें ऐसे लिखना होगा Al2O3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना नीचे वैलेंसी लिख के। तो इस तरह से रिड्यूस इफ पॉसिबल का मतलब है जहां पॉसिबल है, अगर सेम वैल्यूज हैं तो उनको हम कट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट है आइसोटोप्स और आइसोबार में क्या डिफरेंस है, ये लास्ट टॉपिक है, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। आइसोटोप्स और आइसोबार्स में क्या डिफरेंस है। आइसोटोप, टॉप से आप याद रखना ऊपर, टॉप मतलब सेम एटॉमिक नंबर, सेम टॉप मतलब सेम एटॉमिक नंबर, आइसोटॉप सेम टॉप सेम एटॉमिक नंबर, सेम टॉप सेम एटॉमिक नंबर। तो आइसोटॉप के केस में क्या होता है, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। यहाँ पे क्या है, आइसोटॉप्स में एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है। जैसे डिफरेंट आइसोटॉप्स हैं, जैसे हाइड्रोजन के डिफरेंट आइसोटॉप्स हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, इनके एटॉमिक नंबर तो सेम होंगे बट इनके मास नंबर डिफरेंट होंगे। क्लोरीन का भी एटॉमिक नंबर सेम है इन दोनों आइसोटॉप्स के, बट मास नंबर डिफरेंट होते हैं। देखो इसका मास 35 है, इसका 37 है, दैट इज कॉल्ड आइसोटॉप्स। आइसोटॉप क्या है, सेम टॉप सेम एटॉमिक नंबर, मतलब अगर किसी एलिमेंट का हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर, तो उसको कहेंगे आइसोटॉप। आइसोबार क्या है, इसका बिल्कुल ऑपोजिट है आइसोबार। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सेम टॉप था ना, यहाँ सेम बार कर दो, सेम बार, सेम बार मतलब सेम मास नंबर, सेम बार मतलब सेम मास नंबर, सेम बार सेम मास नंबर, मतलब यहाँ पे मास नंबर सेम है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। आइसोटॉप से बिल्कुल ऑपोजिट है। तो आइसोटॉप में सेम एटॉमिक नंबर है और डिफरेंट मास नंबर है, और आइसोबार में सेम मास नंबर है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर है। ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी सेम होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम होती है और इसकी मास डेंसिटी जो है वो डिफरेंट होगा। आइसोबार के केस में क्या है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी डिफरेंट होंगे एंड मास नंबर जो है वो सेम है। उसके अलावा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रॉपर्टी जो है डिफरेंट होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी। जैसे आर्गन है मान लीजिए, तो अब आर्गन में क्या है, यहाँ पे क्या है, मास नंबर तो सेम है। जैसे मान लीजिए देखो आर्गन है, कैल्शियम है, आर्गन और कैल्शियम को ले लीजिए, आर्गन का भी एटॉमिक मास कितना है, सॉरी मास नंबर, आर्गन का भी मास नंबर 40 है, कैल्शियम का भी मास नंबर 40 है। इनका मास नंबर तो सेम है बट इन दोनों के एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। क्लियर। वैसे ही कार्बन और नाइट्रोजन के केस में है, कार्बन का मास नंबर भी 14 है, नाइट्रोजन का भी 14 है, बट इन दोनों के एटॉमिक नंबर डिफरेंट है ना। तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन आइसोटॉप्स एंड आइसोबार। क्वेश्चन कर लेते हैं अब। क्वेश्चन है, एक फर्स्ट क्वेश्चन है, द आयन ऑफ एन एलिमेंट हैज 2 पॉजिटिव चार्ज। हमारे पास कोई आयन है, उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज हैं। द मास नंबर ऑफ द एटम इज 27। इसका जो मास नंबर है वो 27 है, मास नंबर है 27 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 14। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, 14। व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आयन, हमसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे गए हैं। ठीक है, तो मास नंबर कितना है 27। तो मान लीजिए कोई एलिमेंट है X, इसका मास नंबर है 27 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है 14 है। तो 27 माइनस 14 अगर आप करेंगे, 7 माइनस 4 कितना हो गया 3, 2 माइनस 1 कितना हो गया 13। तो मतलब इसके जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है ना वो कितने हैं 13 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 13 है और जो मास नंबर है वो 27 है। क्लियर, ये हो गया। अब इसने पूछा, इसने कहा है कि x के पास 2 पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इसके पास 2 पॉजिटिव चार्ज है। अगर इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज लगा दोगे तो अब इस केस में क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें बताने। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर यहाँ पे कोई चार्ज नहीं दिया होता तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते, बट यहाँ पे 2 चार्जेस हैं, 2 पॉजिटिव चार्ज है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। तो 13 माइनस 2 कर देंगे आप, तो आपके पास क्या आ जाएगा 11, मतलब इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने प्रेजेंट है 11। तो आपका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इफ एक्स एंड वाई आर एलिमेंट्स एंड कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड जेड। कौन सी एक स्टेटमेंट जो गलत है वो आपको बतानी है। एटम्स ऑफ एक्स एंड वाई आर सेम, कि एक्स और वाई के जो एटम्स हैं वो सेम होते हैं। सेकंड है, एटम्स ऑफ एक्स एंड वाई आर प्रेजेंट इन जेड, की जो जेड है उसमें एक्स और वाई के ही एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो हाँ ये सही है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है मिलके क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं, तो इस एटम्स प्रेजेंट है ना, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, बस फर्क इतना है कि इसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती हैं। एटम्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड आर डिफरेंट, एक्स वाई और जेड के जो एटम्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स इन जेड इज डिफरेंट फ्रॉम बोथ एक्स एंड वाई, कि जेड जो हमारे पास बना है इसके पास जो एटम्स है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है दोनों से अलग हो सकती है। तो यस दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू।
तो कौन सी स्टेटमेंट गलत है कि एटम्स ऑफ एक्स एंड वाई आर सेम, एक्स और वाई के एटम जो है सेम होते हैं, ऐसा नहीं है। इसके एटम्स, इसके ये जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन डिफरेंट होंगे, इसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन डिफरेंट होंगे। तो ऐसा कहना कि एटम्स ऑफ एक्स एंड वाई आर सेम इज नॉट ट्रू, और यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। आपके पास एक टेबल दे रखा है, आपको इसको कंप्लीट करना है। एटॉमिक नंबर दिया है, मास नंबर दिया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आपको बताना है ए बी सी डी ई एफ, ये चारों पांच कितने, 1 2 3 4 5 6, ये 6 चीजें आपको बतानी है। अब फर्स्ट जो लाइन है वहां देखिए, एटॉमिक नंबर कितना है 9, मास नंबर हमें नहीं पता, हमें मास नंबर निकालना है। अगर एटॉमिक नंबर 9 है, मास नंबर देखो कोई एलिमेंट ये है, मास नंबर कहाँ लिखा होता है, यहाँ पे। एटॉमिक नंबर कहाँ लिखा होता है, यहाँ पे। यहाँ एटॉमिक नंबर होता है, यहाँ मास नंबर होता है। मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और जेड क्या है, मतलब एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो मास नंबर क्या है, सॉरी एटॉमिक नंबर क्या है 9, एटॉमिक नंबर 9 है, तो इट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, वो भी 9 ही होंगे। तो सी क्या आ जाएगा हमारा 9, सी 9 है। अब मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन हमें पता है 9 है और न्यूट्रॉन हमें पता है 10 है, तो मास नंबर कितना हो गया 19 हो गया। तो ए क्या है 19, ए 19 कहाँ दे रखा है, ए 19 दो ऑप्शंस में है, सेकंड में भी थर्ड में भी। अब बी हमें फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर कोई चार्ज ना हो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 9, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे 9। तो 19 9 9 कहाँ दे रखा है, 19 9 9 दे रखा है आपके ऑप्शन नंबर थर्ड में। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन नंबर थर्ड है आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे आइए नीचे, डी हमें फाइंड आउट करना है। एटॉमिक नंबर हमें नहीं पता, तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही एटॉमिक नंबर होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ कितने दे रखे हैं 12, इट मीन डी कितना होगा हमारा 12। अब यहाँ पे मास नंबर दिया हुआ है 24, बट इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये भी 12 आ गया। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड आउट करोगे, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो 24 माइनस 12 क्या आ जाएगा 12, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं 12 है। अगर आपने क्लास स्टार्टिंग में जब मैंने आपको बताया था एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, प्रोटॉन्स क्या है, वो देखे होंगे ना, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर पाओगे। फिर भी कहीं कोई डाउट रह रहा है, अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप एक बार इस वीडियो को फिर से देखना, आपको चीजें अच्छे से समझ आ जाएंगी। और उसके बाद भी अगर आपको डाउट रहता है तो आप मुझे कॉमेंट कर देना, मैं थोड़ा सा और सिंपल करके आपको चीजों को समझा दूंगी। चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो था वो था ऑप्शन नंबर थर्ड। अब ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। क्वेश्चन है एन आयन X3+ इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन एलिमेंट X जिसका एटॉमिक मास 27 है, एटॉमिक नंबर 13 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स हमें बताने हैं इस आयन में कितने हैं। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इसने कहा है कोई X है, उसका एटॉमिक मास कितना है 27, एटॉमिक नंबर कितना है 13। क्लियर। अब इसके पास 3 आयन्स है, इस तरह से मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए। तो अब यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो कितने रहेंगे 13 ही रहेंगे, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा 13 माइनस 3 कर दीजिए, कितने आगे 10, 13 माइनस 3 10। उसके अलावा तो प्रोटॉन आपने पता कर लिए 13, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10। अब न्यूट्रॉन्स आपको फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आप कैसे निकालोगे, एटॉमिक नंबर माइनस मास नंबर, एटॉमिक नंबर माइनस मास नंबर, मतलब मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर कर दीजिए। 27 माइनस 13, 7 माइनस 3 4, 2 माइनस 1 14। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं 14। तो प्रोटॉन कितने हैं 13, इलेक्ट्रॉन है 10 और न्यूट्रॉन है 14, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है, टॉपिक है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये हो गया कंप्लीट। एंड इसके अलावा हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन या फोर्स दोनों में से कोई एक चैप्टर डिस्कस करेंगे। और आप कौन सा चैप्टर डिस्कस करना चाहते हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। एंड उसके अलावा आज की क्लास कैसी लगी आपको, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना इस तरह की वीडियोस के लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।